नमस्कार। दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुति में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेछा तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक टीचर, एक राइटर, एक हिंदी से बहुत प्रेम करने वाली लेखिका। बनारस से कई साल पहले हैदराबाद आकर इस शहर को अपना बना चुकी हैं। हिंदी महाविद्यालय में पढ़ी लिखी, काफ़ी हिंदी की प्रेमी और हिंदी भाषा से जुड़ी डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी ये कई सारी आर्टिकल्स लिख चुकी हैं, क्रिटिक रही हैं काफ़ी आर्टिकल्स की, पोएम्स की, और अपनी खुद की 2 किताबें पब्लिश कर चुकी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि हिंदी के प्रति इनकी जो ये रुचि है, ये प्रेम है, ये जो भावना है, ये किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से ये अपनी कविताओं में, अपनी किताबों में, अपने लेख में एक थॉट लेकर आना चाहती हैं। और ऐसा एक फेवरेट इनकी टॉपिक पे आज हम इनसे चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। डॉक्टर सुपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में। मैं बहुत आभारी दूरदर्शन यादगिरी की और आपकी, आपने मुझे यह समय दिया है। काफ़ी साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले आप शायद हैदराबाद आई थी। आप बनारस से हैं, तो आपकी ये जो यात्रा रही है बनारस से लेकर हैदराबाद, और इसको जोड़ने वाली जो कड़ी है, हिंदी के प्रति आपका प्रेम, आपकी रुचि, ये इसके बारे में हमें बताइए। पापा की पोस्टिंग हुई यहाँ पर हैदराबाद में 1995 जी। 95 में हाई स्कूल में थी। अच्छा। और मैं हिंदी मीडियम विद्यार्थी हूँ। अच्छा। तो पापा जब यहाँ पर आए तो उनको समझ में आया कि यहाँ पर मतलब हैदराबाद में तो गणित का रहना बहुत आवश्यक है विषय के रूप में, और अंग्रेजी मीडियम यहाँ पर बहुत प्रचलित है। जी। गणित में मैं फिसड्डी हूँ। मैं कक्षा 8 में गणित छोड़ चुकी थी। अच्छा। और मैं इंग्लिश में फिसड्डी नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना और हिंदी मीडियम से पढ़ाई करना, सारे विषयों को अंग्रेजी में समझ लेना, ये एक अलग चीज़ होती है। जी। तो इसलिए उस समय मुझे नहीं लाया गया। अच्छा। इंटरमीडिएट मैंने बनारस यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पापा के भी करीब 3-4 साल हो गए। पापा ने यहाँ पर जानकारियों को इकट्ठा किया। उनको पता चला कि यहाँ पर प्रसिद्ध कॉलेज है हिंदी महाविद्यालय, जो हिंदी मीडियम से चलता है, जहाँ पर अमूनन सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और बाहर से भी जो पोस्टिंग के आते हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक मंदिर जैसा है। अरे वाह। तो पापा ने तय कर लिया कि पापा को यहीं पे नौकरी करनी है। तो ऐसे मैं और भाई एक जगह पर, भाई भी बड़ा हो रहा है जी, माता जी के ऊपर वो एक दबाव है कि चीज़ें रहती हैं ना, और मुझे भी तो आगे बढ़ना है, कैसे क्या करेंगे। तो पापा ने निर्णय ले लिया कि हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। और हम आ गए। अच्छा। और हिंदी महाविद्यालय, मैं तारीख भूल चुकी हूँ पर महीना मुझे याद है जी, अगस्त का महीना मैं छात्रा के रूप में वहाँ पर ज्वाइन करती हूँ जी। और वो एक टर्निंग पॉइंट, आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ जी, मानसिकता का टर्निंग पॉइंट। जब मैं बनारस में थी तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। अच्छा। मेरे घर में बचपन से पढ़ाई लिखाई का माहौल है, पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सवेरे पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है। सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं करनी है। मेरे पिताजी की अलमारी में बाकायदा बुक्स, अच्छा, मतलब मैंने नेहरू को पढ़ा है। अरे वाह। मैंने रविंद्रनाथ की पुस्तकों को पढ़ा है। कितना समझा है मैं नहीं कह सकती हूँ, बड़ी वो चीज़ें, किताबें हैं, आज भी उन्हें मैं पढ़ूंगी तो बहुत कुछ सीखने की चीज़ें पढ़ा है मैंने जी। वो पढ़ाई की यात्रा हमेशा चल रही है। पढ़ाई के बाद क्या जी, मैंने मनुष्य जीवन को धारण किया है, तो क्यों, ये सारी चेतना मेरे पास नहीं थी। उम्र कह सकते हैं या फिर माहौल भी कह सकते हैं जी। कभी किसी ने मुझे कहा नहीं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, अच्छा, तुम डॉक्टर बन जाओ। आज के बच्चों के पास सपने हैं जी, उन्हें जन्म से पता होता है। माता पिता हम कहते हैं तुम पैदा हुए हो डॉक्टर बनने के लिए। हमें नहीं कहा गया, हमें कहा गया तुम अच्छी इंसान बनो, मेहनत से पढ़ाई करो, ईमानदार बनो, ये सब करना है, मुझे पता है। लाइफ लेसन्स आपको मिले, लाइफ लेसन मिले, पर उस लेसन का मैं कहाँ पर काम में लगाऊं मुझे नहीं पता है। अच्छा। तो इस प्रकार से अगस्त के महीने से मैं हिंदी महाविद्यालय की छात्रा हूँ जी। वहाँ पर मैंने सबसे पहले इतने बड़े पुस्तकालय को देखा। अच्छा। वहाँ पर मेरे जो शिक्षक, मैं यहाँ बैठ कर के मेरे सारे शिक्षकों को आज प्रणाम करना चाहूँगी। उन सब के शिक्षा का वो है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो सुनते सुनते अध्ययन का क्रम चलता रहा। धीरे धीरे वो
उम्र भी बढ़ रही है जी। 3 साल स्नातक, फिर स्नातकोत्तर, जी विकसित हो रही हूँ। जी मेरे जो सहेलियां हैं, जो मित्र हैं, वो बात कर रहे हैं। जी यहाँ के बच्चे और जो लड़के हैं, हमारा क्वेट था, तो अब हम ये नौकरी करेंगे, वो करेंगे, जी। लड़कियां भी, हम भी कुछ करेंगे, मैं क्या करूंगी? अब ये यहाँ ऐसा माहौल मिला आपको। वो माहौल मिला, मैं जी। क्या करूंगी? ये प्रश्न, हम कहते हैं ना, अवचेतन मन और चेतन मन, जी। चेतन और अवचेतन दोनों में उमड़ता रहा अच्छा कि मैं क्या करूंगी। जी सब तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या करना है? जी वहां से कुछ करना है, और इसमें मेरी माता जी का बहुत योगदान रहा। अच्छा होम मेकर कहते हैं हम तो शी इज़ वेरी मच होम मेकर। पर उन्होंने मुझे एक समय के बाद उत्साहित किया कि तुम नौकरी करो। पर पिताजी नहीं अच्छा पर माताजी ने, मेरी दादी, बुआ, ठीक है करना चाहती है तो करे ना, मतलब क्या परेशानी है। हाँ पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये मेरी 21 साल की जर्नी चलती रहेगी। जी। हर एक इंटरव्यू में पापा जाते थे साथ में। अच्छा उन्हें पसंद नहीं था नौकरी करना, पर हर एक इंटरव्यू उन्होंने मेरे किया। पापा लेकर जाते थे। अच्छा तो हर जगह पर जाना, वो जो इंटरव्यू के दौर पे कहाँ कमी रह गई, ऐसा नहीं कि मैं गई और मुझे नौकरी मिल गई। जी 10 जगह धक्के खाने के बाद सेंटेंस मल्काजगिरी से मेरी ये शिक्षक बनने की यात्रा शुरू हुई। अच्छा वहाँ पर मेरी 19 साल की, आपकी वो मेरी मदर इंस्टीट्यूशन में कहती हूँ। अच्छा वहाँ मैंने सीखा कि शिक्षक बनना सिर्फ कक्षा में जाना और पढ़ा देना नहीं होता है। अच्छा शिक्षक बनना है तो आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, हर एक साल जो विद्यार्थी आता है जी वो अलग मानसिकता के साथ आता है। ट्रू घर परिवार अलग होता है। ट्रू ये जैसे 5 उंगलियां 10 उंगलियां बराबर नहीं है, हर एक विद्यार्थी अलग है। मैं गई और मैंने समझा दिया, मेरा काम वहीं पर ख़त्म नहीं होता है। ट्रू और हर आने वाली पीढ़ी होशियार है। बिल्कुल मैं होशियार हूँ, मेरे विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा होशियार है ये मुझे पहले समझना होगा। जी तब जाकर के मैं उनकी आशाओं पर, या फिर वो जैसा चाहते हैं उनको वैसा समझा सकूंगी। जी अगर मैंने ये समझा कि मुझे पाठ समझ में आ गया है तो मैं ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे तो समझ में आएगा, तभी तो मैं शिक्षक हूँ। जी मेरी बात सामने बैठे विद्यार्थी को कितनी समझ में आ रही है, कितना, अगर 100% नहीं तो 90 तो मुझे पहुंचनी ही चाहिए। जी। उस 90 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये जानने और समझने के लिए मुझे तैयार रहना है। तो यहाँ से जो एक टीचर की भूमिका है, ये निभाने में आपने क्या देखा, क्या सीखा? जैसे आप बोल रही थी कि सीखना भी बहुत ज़रूरी है एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए। अगर आप सीखेंगी नहीं तो आप अपने आप को बहुत क्लोज कर रही हैं। सीखना सिखाने का जो सिलसिला है ये हमेशा ओपन होना चाहिए। तो एक शिक्षिका के रूप में आपने क्या देखा, क्या सीखा? वो वाला आपका रोल कैसा रहा, वो जर्नी कैसी रही, उसमें आपका क्या अनुभव रहा, वो बताइए। मुझे मेरी क्लास का पहला दिन याद आता है एज अ शिक्षिका। ओह, आप नर्वस होंगी बहुत। नर्वस तो मैं बहुत थी। अच्छा पर मैं टीचर हूँ, वो मुझे दिखाना है। करेक्ट। तो मैं बिल्कुल क्लास में गई। अच्छा। और जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, हाँ। मेरे आंखों के सामने दृश्य आ रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ईमानदार वो चीज़ है। जी। मैं गई, बैठ गई, बच्चे खड़े हुए बैठ गए। ओके। और मैडम जी ने पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। धड़ाधड़ 1 घंटे की क्लास हो गई। ऐसा 2-3 दिन चला। ओके। किसी विद्यार्थी ने कहा होगा प्रिंसिपल को कि मैडम आती है, पढ़ाती है, कुछ कमियां बताई होंगी। ठीक है। मेरी प्रिंसिपल जी ने मुझे बुलाया और मुझे समझाया, सबसे पहली चीज़, आप जब क्लास में जाएं तो बैठे नहीं। अच्छा। क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर हम बैठ करके पढ़ाएं और खड़े होकर पढ़ाएं? ये एक सोचने वाली बात है। जब हम बैठ के पढ़ाते हैं ना, आपकी और मेरी जो हाइट है एक ही जैसी। जी। अब जब वो बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है, जब आपकी और मेरी हाइट एक हो गई तो उसको ऐसे सो जाने में भी समय नहीं लगेगा। हाँ। जब हम स्टैंड टॉल होकर की चीज़ें करते हैं ना, बिल्कुल लंबाई पर खड़े होकर, जी। बच्चे को आपको ऐसे देखना है। अच्छा। शारीरिक भाषा, वाओ, ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज। ये सबसे पहली बॉडी। पढ़ाने में कोई फ़र्क नहीं होता होगा, जो बैठकर पढ़ाते हैं वो भी पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और कोई बैठ के पढ़ा दे तो बहुत खराब पढ़ा, वो चीज़ नहीं है। जी। इट इज़ मैटर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जी। जब आपकी क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं,
हाइट, वेट, करेक्ट, मानसिकता तो पहले ही मैंने Correct. कहा, सारा कुछ उसमें। क्लास यानी एक क्लास नहीं है, वही जो घर है उस समय वो 1 घंटे मेरा घर है। जी, तो घर में अगर 60 भाई बहन हैं या 60 परिवार वाले हैं, मेरी प्रिंसिपल ने समझाया, तो आप हर एक को ट्रीट करते हैं ना। जी, जब आप बैठ गए तो जो एक बौना बच्चा है वो आपकी आंखों से छूट गया, वो छूट गया। फिर करेक्ट, वो ये सोचेगा कि मैडम मुझे देख नहीं रही है, इग्नोर कर रही है, और आप उसे मौका भी दे रही हैं कि शरारत कर लें। करेक्ट, आप उसे मौका दे रही हैं कि वो ध्यान से न सुने। आपने बहुत समझाया, नटखट बच्चा नहीं सुना, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, पर आपने प्रयास किया क्या? वो खड़े होना आपका प्रयास है। जी, वहाँ से ऐसा नहीं कि मैं क्लास में कभी नहीं बैठती हूँ, पर मेरी आदत है, मैं बैठ के नहीं पढ़ा पाती हूँ। अच्छा, इन्विजिलेशन बैठ करके नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, ये मेरी आदत है, जी, ये मेरी आदत है। कभी कभार हम बैठ जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, कोई एक क्लास में 1 घंटे बैठ कर भी लेती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर दिन 21 साल से मैं खड़े होकर के ही पढ़ा रही हूँ, पर अगर मैं आदत की बात करूँ जी, तो ये मेरी आदत है, मैं बैठ के नहीं पढ़ा पाती हूँ। अच्छा, वो मैंने वहाँ से सीखा। सीखा। उस दिन जो बच्चों ने, विद्यार्थी ने, किसी भी विद्यार्थी ने मेरी कमी को बताया, वहाँ तक पहुँचाया, जी। वहाँ से मेरा निखरना शुरू हुआ। तो मुझे ये बताइए कि इन्हीं सब थॉट्स को आप अपनी कविताओं में या अपने लेख में आप किस तरह से लिखती हैं? लाइक आपका क्या माइंडसेट होता है जब आप कविताएं लिखती हैं या जब आप लेख लिखती हैं? जैसे कोई व्यंग लिखता है, कोई हास्य लिखता है, कोई रोमांटिक लिखता है, तो आप किस विषय पे लिखना चाहती हैं? आपके लिए कौन सा ये प्रिय विषय है आपका? देखिए, मैं खुद को, आपने पहले ही कहा कि लेखिका, मैं खुद को लेखिका तो बहुत वो चीज़ है। मैं शौकिया लिखती हूँ, और मुझे लिखने के लिए प्रेरित आज भी करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी। जी, मैं जो ये मतलब अगर मैं अपने गुरुओं के नाम लेती रहूं तो लंबी लिस्ट है। जी, तो गुरु के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ट्रू। पर ये जो पर्टिकुलर लिखने की जो बात है, जी, जिस दिन मैंने सर के सानिध्य को प्राप्त किया, लिखने की एक यात्रा शुरू हुई। जी, उनके साथ मेरा मिलना हुआ था। इससे पहले सर आते थे हिंदी महाविद्यालय में जी, एज अ जी। गेस्ट लेक्चरर। तो उस समय तो बातचीत नहीं होती थी ना, मतलब गेस्ट लेक्चरर आए हैं, जी, तो हम सुनते थे। दक्षिण भारत में एमफिल जब मैं करने गई, प्रोफेसर डॉक्टर एसवीएस नारायण राजू जी के जी, सानिध्य में मुझे मौका मिला। जी, फिर सर ने, प्रोफेसर शर्मा जी ने मुझे कथा सतीसर नाम सुझाया। अच्छा। राजू जी ने मुझे कहा कि मैं तो हूँ ही, आप शर्मा जी के साथ भी मिलकर के इस काम को पूरा कीजिए। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों आपके साथ हैं। वहाँ से सर के साथ मेरा मिलना, मेरी वार्तालाप, जी, ये शुरू हुई। जी, और वहाँ से लिखने की एक प्रेरणा, उससे पहले मैं बचपन में लिखती थी। अच्छा। पर मेरी एक डायरी होती थी जिसमें अजय देवगन के फोटो होते थे, काजोल के फोटो होते थे, पोस्ट कार्ड आता था। जी, जी, और कुछ छोटी लाइंस में लिखती थी, मुझे नहीं पता मैं कविता लिखती थी। अच्छा। मुझे पता नहीं, लिखने का शौक था, मैं लिखती थी कुछ, फिर मैं उसे फाड़ के फेंक देती थी। अच्छा। क्योंकि हमारे ज़माने में वो कविता लिखना ना, वो पागल प्रेमी होते हैं, अच्छा। जिनका दिल टूट जाता है। तो मुझे डर लगता था कि घर के लोग क्या सोचेंगे कि मुझे प्रेम तो हुआ नहीं है, जी, लेकिन किसी ने सोच लिया कि प्रेम हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो वो फाड़ के फेंक देती थी मैं। जी, क्या लिखती थी मैं आज भी याद नहीं कर सकती हूँ, पर मैं लिखती थी। अच्छा, परंपरागत तौर से लिखना या फिर लिखना चाहिए, ये मुझे शर्मा जी से मिलने के बाद पता चला कि अगर मैं एमफिल कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, अगर मैं भाषा के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे लिखना, पढ़ना और बोलना दोनों स्पष्ट तरीके से आने चाहिए, नहीं तो शोध नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, नकल होती है, शोध नहीं होता है। शोध और नकल में अंतर है। हाँ। शोध में भी हम नकल करते हैं, अच्छा, है ना। जब मैं शोध कर रही हूँ एमफिल जी। की, तो वो मेरी अपनी शोध नहीं है ना, मैंने कुछ खुद से नहीं प्रोड्यूस किया है। Correct. वहाँ पे 3-4 सेंटेंस, वाक्य मेरे अपने हैं। अच्छा। लेकिन मैं दूसरे बहुत सारे किताबों के संदर्भ ले रही हूँ, करेक्ट। और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे रिप्रोड्यूस कर रही हैं। रिप्रोड्यूस कर रही हूँ। रिप्रोड्यूस इस तरह सही में वर्ड। Correct. तो रिप्रोड्यूस मैं तब कर सकूंगी ना जब मुझे लिखने का अभ्यास होगा। तो सर ने कहा, क्या लिखती हैं आप, क्या पढ़ती हैं आप? तो उस समय तक तो मैंने ऐसा कुछ भयंकर लिखा नहीं था, अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा था समझिए।
ये जो आपने कहा क्रिटिक्स, जी, मेरे जितने भी समीक्षात्मक पुस्तकें हैं उन सारे पुस्तकों को उपलब्ध कराने वाले रिसोर्स पर्सन, आजकल हमारे पास वर्ड है, मेरे श्रद्धेय ऋषभदेव शर्मा जी। अच्छा एक किताब उन्होंने दे दी, जी, पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर पता नहीं क्या करना है, ये उनका वाक्य होता है। अच्छा। आज भी उन्होंने नहीं कहा लिखना है, पढ़िए, सोचिए, समझिए, देखिए क्या कर सकते हैं। वाह। और अगर कुछ कर रहे हैं तो 2000-3000 वर्ड्स होने चाहिए, यानी अच्छा। बन गए 6-7 पेज। हाँ। कुछ भी नहीं कहा सर ने। हाँ, हाँ, और प्रॉपर लेवलिंग कीजिए जी, कैसे होनी चाहिए। अच्छा तो वो प्रक्रिया है लिखने की। अच्छा मेरी प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई। अच्छा, फिर से वही दक्षिण भारत के पुस्तकालय में जाकर बैठना, जी वहाँ पर किताबों को खंगालना, जी, वहाँ से चीज़ों को निकालना। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एमफिल का जो काम है वो कश्मीर पर है। अच्छा। तो हैदराबाद में बैठ करके कश्मीर के पुस्तकों को खोजना, अफजलगंज लाइब्रेरी के तह खाने में देखिए हिंदी का है, जी, वहाँ तक नीचे जाना, वहाँ से किताबों को खोजना, उन किताबों को इश्यू करना, ये पढ़ने की पूरी प्रक्रिया है। 6-7 पेज लिख करके गई, जी, गुरु ने करेक्शन शुरू किया, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे उनको कुछ पसंद नहीं आया, जी, तो लोग ऐसे कर दे तो हम वाइटनर कर सकते हैं ना, गुरु ने ऐसा काट दिया, उत्तरी अच्छा, ऐसे काट दिया गुरु ने। हाँ, गलती यहाँ पर है, दिखाया और उसे ऐसे काट दिया। ओहो। यानी आपको उस पेज को पूरा लिखना है। अच्छा, आज मैं सोचती हूँ जो मैंने उस पेज में लिखा था, जो कट गया, सुधारा तो सुधारा, जब मैंने फिर से लिखा मैंने उसी चीज को नहीं लिखा था। मतलब अलग तरीके से आपको सोचने पे उन्होंने मजबूर फिर किया। से जब हम लिखते हैं ना, जी, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, कल के दिन रिकॉर्डिंग हो जाए, मैं सुनूं, आप सुने, तो मुझे ये लगेगा अरे ये क्यों कहा, ये भी तो कह सकती थी। तो जब सर ने उसे ऐसे काटा तिरछा, हाँ, ऐसा कर देते तो इतना ही सुधारना था ना, करेक्ट, ऐसे काट दिया जब, तब वो पूरी चीज जब मैंने फिर से लिखी, वो दोनों चीज एक नहीं थी। तो जब बार बार हम पढ़ते हैं, सर ने कुछ भी नहीं कहा, जी, पर उन्होंने काम निकलवा दिया, जी, उन्होंने काम सिखा दिया, जी। साइलेंटली। कहीं कहीं आप जो भी बोल रही है ना, जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप बोल रही थी कि आप कोई गलती अगर करती यदि, तो आपके माता पिता आंख बड़ी करके बोल देते, उन्हें शायद शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज। जैसे ही आप क्लास में गई पहली बार पढ़ाने के लिए, बैठ गई आप, बॉडी लैंग्वेज, सर ने कुछ किया नहीं, काट दिया, बॉडी लैंग्वेज। तो हम आज इन छोटे छोटे साइंस को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, क्योंकि हम शायद समझ नहीं पाते, या शायद हम इतना इन्वेस्टेड नहीं है इस चीज़ में। और नहीं, देखिए, हम शिक्षकों की भी गलती है, माता पिता की भी गलती है। गलती कहना भी पता नहीं, हम सब बहुत व्यस्त हैं, माता पिता के पास समय नहीं है आँख बढ़ा करके देखने की। इतने हमारी महंगाई है, माता पिता दोनों निकल रहे। जैसे मेरी माँ ने मुझे पाला, जी, बाल कंघी करने से लेकर के मैं क्या खाऊंगी और मैं ग्लास में पानी लेकर के पिला देना, मेरे बच्चे ऐसे नहीं पल रहे हैं। जी, जी, हम दोनों कामकाजी हैं। मेरे बच्चों को उनकी उम्र में जी, मैगी बनाना आता है, अंडे उबालना आता है, माइक्रोवेव में खाना गर्म करना आता है। मुझे उस उम्र में कुछ नहीं आता था। सुपर्णा जी से हम बात कर रहे हैं अबाउट लाइफ लेसन्स, किस तरह से उनकी बचपन से जो पढ़ने की आदत है, अब वो जाके लाइब्रेरी में बुक्स खंगालती हैं, पढ़ती हैं, जो आज मुझे लगता है कि एक डाइंग आर्ट है। इसीलिए जब मैंने उनकी इस आदत की तारीफ़ की, तो मुझे ये था कि हमारी ऑडियंस ये देखकर, आज जो बच्चे देख रहे हैं ये एपिसोड, मैं चाहती हूँ कि पढ़ना कभी मत छोड़िए। बुक हाथ में लेकर उसकी जो सुगंध होती है, वो जो पढ़ने की आदत होती है, ये आपका लाइफ पार्टनर है, ये आपका हमेशा का एक फ्रेंड है। इसी पॉइंट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुपर्णा जी से, जो हमें बता रही हैं उनकी हिंदी की प्रति इस रुचि के बारे में। दूरदर्शन के माध्यम से वो एक लार्जर ऑडियंस को रीच करके ये बताना चाहती हैं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। एक अनकन्वेंशनल से फील्ड के साथ भी अगर आप जुड़े हैं, तो उससे भी आप अपना करियर बनाकर अपने आप को खुश रखकर सेटिस्फाइड रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना ही ज़रूरी है। जो आपका मन करे, जिससे आपको प्रेम हो, वो करने की यदि आप में क्षमता है, यदि आप में वो कन्विक्शन है, तो उसे ज़रूर करिए।
तो डॉक्टर सुपर्णा जी, आपसे हम बात कर रहे थे आपकी रुचि के बारे में कि आप कविताएं जो लिखती हैं उस मतलब जैसे हम बैठते हैं, बारिश हो रही है, तितलियां उड़ रही हैं फूलों पे, कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि राइटर्स को देखकर या जैसे दिल टूटा हो, आप बता रही थी इससे पहले तो आपकी कविताएं किस टॉपिक पे होती हैं? आपके मन में क्या चल रहा होता है जब आप ये कविता लिखती हैं? मुझे जब लिखने का मन होता है, वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। अच्छा। किसी भी परिस्थिति में मुझे लिखने का मन होना चाहिए। अच्छा। तो मैं पेन लेकर बैठती हूँ। जी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कविता लिखने बैठी हूँ, वो मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरे पास कुछ शब्द हैं जी। कोई एक भावना तो मन में डेफिनेटली चल रही आती होती है, true। आती रहती है, उस समय वो एक फ्लो होता है जी। ऐसी कोई कविता जो आप हमें सुनाना चाहेंगी? हम आपकी जैसे 2 पुस्तकें आई हैं, अनुभूति और साहित्य सुरभि जी, ये आपकी 2 किताबें पब्लिश हुई हैं। एक जो जैसे आप बोल रहे थे साहित्य सुरभि आपकी साझा संकलन जी, है जी। तो ये इसमें से कोई कविता जो आप हमें सुनाना चाहती हैं, जो चाहते हैं कि ऑडियंस तक पहुँचे, हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। मेरी पहली पुस्तक है अनुभूति। अच्छा। ये भाषा सहोदरी हिंदी, अच्छा। ये एक संस्था है। अच्छा। इनके जो क्या कहेंगे, जो इसके नीति निर्धारक कहिए, व्यवस्थापक कहिए, जी, जयकांत मिश्रा जी हैं। अच्छा। वो देश और विदेश में हिंदी के कार्य को पहुंचा रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। अभी बनारस में उन्होंने एक हिंदी अधिवेशन करवाया है। अच्छा। और जैसा मैं देख रही हूँ, आगे आने वाले दिनों में उनका सिंगापुर में, मलेशिया, इन सारे देशों में जा करके इन लोगों का, इस संस्था का जी एक हिंदी कार्यक्रम होने वाला है। अच्छा। अनुभूति आई है 2019 में। जी। 2019 यानी एक लंबी यात्रा जीवन की। हाँ। मतलब एक यात्रा तो खैर जीवन की कभी समाप्त नहीं होती है, वो हम सीखते सीखते चलते हैं, पर फिर भी एक लंबी यात्रा, लिखना भी अभी चल रहा है। जी। तो एक डायरी हुआ करती थी मेरी, उसके पन्ने फट रहे थे। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि उस समय तक, एक तो अब तो शादी हो गई है जी। 2019 यानी मेरी 2 सुपुत्रियां मेरे पास है। अब प्रेम हुआ तो क्या हुआ जी। कोई डर नहीं है तो अब मैं ये लेकर चिंतित थी कि ये जो मैं लिखती हूँ वो डायरी के पन्ने फट रहे हैं। अच्छा। असल में मैंने सोचा नहीं कि अनुभूति को मैं प्रकाशित करूंगी या कोई पुस्तक आने वाली, ऐसा कुछ नहीं था जी। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो जो डायरी है वो उसके कुछ धागे टूट गए थे। अच्छा। और वो पन्ने बिखर रहे थे। तो तब तक मुझे अपनी वो जो लिखी हुई रचनाएं, उनसे प्रेम हो गया था। खुद लिखते हैं ना, तो अपने को लगता है ना कि अरे मैंने ये लिखा है, हर बार मैं ही पढूं, मैं ही खुश हो जाती हूँ क्या लिखा है भाई। तो उनको मैं संभालना चाहती थी। अच्छा। कि ये कहीं पर रह जाए ताकि चीज़ें इधर उधर ना हो जाएं। मैं कभी देख करके खुद अपनी खुशी के लिए देख लूं कि मैंने लिखा है। जी। इस दौरान किसी प्रकार से मेरी जयकांत मिश्रा जी के साथ फ़ोन पर वार्तालाप हुई, कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे हम लोग दिल्ली में अधिवेशन कर रहे हैं, हंसराज कॉलेज में हुआ था। अच्छा। तो हम वहाँ पर पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे, क्या आप लिखती हैं और अगर कविताएं हैं तो मुझे भेजिए। जी। मैंने किसी को नहीं कहा। अच्छा। सिर्फ पति को कहा, क्योंकि उसमें पैसे लगाने ना प्रिंटिंग के। उन्होंने सिर्फ कहा कि प्रिंटिंग के आपके जो है वो खर्च है। तो मैंने उनको पूछा कि देखो ये डायरी के पन्ने फट रहे हैं जी, और ऐसे ऐसे इतना लगेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए जी। उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, इट्स रीजनेबल, तुम हाँ कर दो। ठीक, अच्छी तो बात है, ये इसमें क्या है। अरे वाह। किसी को से मुझे और उनको पता था। अच्छा। मतलब मैंने यहाँ पर अपने गुरु को भी नहीं बताया। अच्छा। मतलब नहीं बताने का वही है, मैंने सोचा नहीं था कि कविता की पुस्तक ऐसे दिखने में होती है। अच्छा। मैंने सोचा कि वो कुछ मेरे दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कोई एक तितली होगी और कुछ होगा। मैंने सोचा कि स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। पूनम जी कि पुस्तक कैसे मेरी पुस्तक कैसे आ सकती है जी, और उसका स्टेज पर लोकार्पण होगा। उन्होंने कहा, मैंने हाँ कहा। मुझे ये खुशी मिली कि वो एक स्पाइरल बाइंडिंग में आ जाएगी और इस डायरी से पन्ने इधर उधर बिखरेंगे नहीं। अच्छा। और मैं उस काम में लग गई। ओके। जिस समय मंच पर उसका लोकार्पण हुआ, हाँ, कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस थम गई। अच्छा, ऐसा होना था फिर तो मैं सबको बोल सकती थी। जब ये हो गया
मैंने घर में सबको कहा कि मैं सेमिनार में जा रही हूँ, मैंने तब भी नहीं कहा कि मेरी पुस्तक आई है या आ रही है। मैंने सोचा मैं जाऊंगी, पुस्तक हो गई है, मेरे हाथ में दे देंगे। अच्छा। बाकायदा मेरा नाम बुलाया गया और मैं वहाँ पे गई और खड़ी हुई और उसका वो जो विमोचन करते हैं ना, उसको पूरा निकालते हैं, जो मोल्ड होती है उसको निकालते कैंची से, और बहुत सारे लोग हैं। जो कैंची शब्द मैंने कहा, बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं देख रही हूँ, मेरे आंखों के सामने वो पुस्तक खुल रही है, और मैं मन में सोचा अच्छा ऐसा था ये कार्यक्रम, तो मैं सबको बोल सकती थी। तो इस प्रकार से अनुभूति आई। साहित्य सुरभि जी, नीरज जी, दक्षिण समाचार के संपादक जी, उनको पता चला कि मैं लिखती हूँ, या फिर दक्षिण समाचार के लिए मैंने कुछ चीज़ें कोरोना काल पर वो ऑनलाइन उस समय हम लोग करते थे ना, अच्छा, सब कुछ किया। नीरज जी को लगा कि मेरी कविताएं छपनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा भेजिए, हम साझा संकलन कर रहे हैं। अच्छा। इस प्रकार से दूसरी पुस्तक आई, साझा संकलन, और ये एकल। अच्छा। तो लोगों को क्या ही लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सोचा नहीं, पर ये ऐसा ही था कि मेरी जो रचनाएं हैं वो कहीं पर बिखर न जाए। लिखते लिखते डायरियां भर जाती हैं, फिर हम उसे फेंक देते हैं, फिर कबाड़ी वाला आता है, मध्यवर्गीय परिवार में दिवाली की वो चीज होगी, और सफाई में मैंने कुछ छोड़ दिया, तब मैं दुखी हो जाऊं। वहां से मेरे दिमाग में आया था कि पुस्तक का आकार ले ले। तो लेखिका, कवियत्री, ये बहुत बड़े शब्द हैं, मुझे वहां तक पहुंचना है, पर मैंने संजोने के लिए उस समय ये प्रयास शुरू किया, और कुछ भावनाएं जो मैंने उस समय लिखी उनको यहाँ पर स्थान मिला। ये प्रयास आज शब्दों के थ्रू जो कागज़ पे अमर हो चुका है, आपकी लेखिका बनने की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जहाँ पर ऋषभ जी जैसे गुरु हैं आपके साथ, जिनका साथ मैंने देखा है, वो कई बार दूरदर्शन के साथ भी जुड़े हैं। हिंदी भाषा के जो प्रेमी हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो उस डायरेक्शन में सोचते भी हैं, उनका हाथ हमेशा उनके सर पर है आशीर्वाद देने के लिए। तो आप भी बहुत लकी हैं, हम भी बहुत लकी हैं। सर किसी को मैंने आज तक नहीं देखा कि सर किसी को वापस कर रहे हैं कि ना नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि सर ने हाथ पकड़ करके काम करवा दिया। सर आपसे काम करवाना जानते हैं, उनको पता है कि कौन सा विद्यार्थी कैसा है और उसकी कौन सी नब्ज दबानी है कि वो काम करेगा। तो ये और सर मेहनत करवाते हैं, ना केवल एक लेखिका के रूप में बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी आपके लिए हर रूप में बहुत बड़ी चीज है। आज भी अगर सर अभी इसको सुनेंगे तो कहेंगे यहाँ पे ये तुमने उच्चारण ठीक नहीं किया, अच्छा। इसको और अच्छे से तुम्हें बोलना चाहिए था। ये जो सुधारने की प्रक्रिया है, सर के पास से प्रशंसा पाना, मैडम करती हैं प्रशंसा, अच्छा। सर के पास से प्रशंसा पाना, यानी वाकई में मैंने उस समय कुछ बहुत मेहनत किया है। अच्छा। ये जो मन में वो तो आशीर्वाद और प्रशंसा है, हमें पता है, पर ये जो हमेशा वो हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मैं अपने गुरु से सीख कर आ रही हूँ। तो अगेन फिर डेली का काम तो मेरा शिक्षक का है जी। कभी मैं पेन लेकर बैठी तो मैं लेखिका हूँ, पर डेली का काम तो मेरा, मैं कॉलेज जाऊंगी बच्चों के साथ, एक माँ के रूप में अपने बच्चों को सिखाऊंगी, तो डेली का रोल तो एक माता के रूप में गुरु का है, गुरु के रूप में तो है ही। तो वहां से जो मैं सीख कर आ रही हूँ, तो मेरे लिए वो प्रेरणा है कि हर एक बच्चे को न तो मुझे प्रशंसा चाहिए, न तो मुझे यूं ही प्रशंसा कर देनी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी कोई कविता हमें सुनाइए, मैं बहुत उत्सुक हो रही हूँ सुनने के लिए कि आपने क्या लिखा है। एक कविता मैं पहले आपको सुना दूँ, उसके बाद बिल्कुल। मैं कहूँगी। कविता का शीर्षक मैंने रखा है अपाहिज सिंह। अपाहिज सिंह, ओके। जी। अब पता नहीं क्यों उस समय मैंने लिखा, पर कुछ पंक्तियां हैं। सदियों से स्त्री को कहा गया उसे लज्जित, कुंठित, भयभीत होना चाहिए। सदियों से स्त्री को कहा गया उसे लज्जित, कुंठित, भयभीत होना चाहिए, ये सारे गुण उसके आभूषण हैं। लज्जा होनी चाहिए, है ना। आप कोई भी गलती कर दो तो सारी दुनिया गलती कर सकती है, आप गलती कर दो तो बहुत बड़ी गलती है। भयभीत होना चाहिए, भयभीत तो होना चाहिए कि आपसे ये हो गई। ये सारे गुण उसके आभूषण हैं, उसने भी धारण कर लिया। अच्छा, हम मानते हैं, उसने भी मान लिया। इन आभूषणों को पुरुष सिंह का जन्म घर घर होने लगा। वाव। किसी को तो घर संभालना है ना जी। जब आप लाचार हैं तो पुरुष के ऊपर हमने दायित्व दिया कि तुम सिंह बनकर घर को संभालो, उसकी कोई गलती नहीं है जी। पुरुष सिंह का जन्म घर घर होने लगा, सभ्य समाज में वह विचरने लगा, नोचने खसोटने लगा, स्वयं को बलशाली मानकर।
जी, हमने उसे ये अधिकार दिया है, ट्रू। है ना। समय बदला, उम्र के पड़ाव पर खत्म हुआ बल, सिंह भी बूढ़ा होता है। हाँ, हम सब ने बचपन में वो पंचतंत्र की कहानी पढ़ी सुनी है, ट्रू। सिंह बूढ़ा होता है। जी, तो सहारा मांगने झोली फैलानी पड़ी उसी लज्जित कुंठित भयभीत स्त्री के सामने। लज्जा मेरी कमजोरी नहीं है, हाँ, भयभीत होना भी कमजोरी नहीं है। नहीं है। जो व्यक्ति डरता नहीं है वो निरंकुश है। आपको डरना चाहिए, जी, किसी का नहीं तो ईश्वर का डर होना चाहिए, हाँ, है ना। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, दो लोग अगर किसी का डर नहीं है तो भूत से डरो तो भगवान से डरो। तो सहारा मांगने झोली फैलानी पड़ी उसी लज्जित कुंठित भयभीत स्त्री के सामने। सहारा तो उसे मिला, पर याचक, अब वो याचक है। हाँ, आप प्रेम से सहारा मांगती हैं और आप याचक बनकर मांगती है, दोनों में अंतर है। अंतर है। पर याचक उपहार दंड प्रेम कुछ भी देने लायक न रहा। इट्स वेरी, मतलब बहुत सोचने वाली बात है। मतलब आपने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, बट इतना प्यार से इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और अभी और है तो जी जी, कुछ भी देने लायक न रहा, क्या उपहार दंड प्रेम। हाय रे समाज, स्वयं इसने अपने बनाए सिंह को ही अपाहिज बना दिया। वाह, अपने बनाए सिंह को ही अपाहिज बना दिया। Nice. हम ये मानकर चलते हैं कि स्त्री विमर्श, जी, लगातार बात होती है स्त्री विमर्श पर। जी, साहित्य यानी आजकल तो स्त्री विमर्श, से वृद्ध भरा हुआ- विमर्श और किन्नर विमर्श आ रहा है, लेकिन साहित्य यानी स्त्री विमर्श, या तो स्त्री कोमलांगी है या फिर वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी हाँ, वाली रानी है। हाँ, और पुरुष है यानी उससे बिल्कुल हम ऐसे ही दिखाते हैं विलन है। अगर आप बिल्कुल पुराने फिल्मों को देखें तो हीरोइन का काम होता था वो पेड़ के पीछे फूलों के साथ और सारे मारधार वाले काम पुरुष का है। मर्दों के होते थे। अब परिस्थितियां बदली है, मीडिया बदला है, रवैया बदला है, पर मानसिकता है वो। जी, तो साहित्य यानी स्त्री विमर्श, जी, क्यों नहीं पुरुष विमर्श। वेरी ट्रू। मैं ऐसे सोचती हूँ। अगर आप मुझे कहें कि मैं साहित्यकार हूँ, अगर आप कहें कि मैं लेखिका हूँ, तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि बहुत हमने लिखा है स्त्रियों पर, पुरुष विमर्श होना चाहिए। पुरुषों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। ट्रू। शिक्षित यानी मैं यहाँ किताबी पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ। जी, जैसे हमने स्त्रियों को भयभीत होना सिखाया है, लज्जित होना सिखाया है, कुंठित होना सिखाया है, हमें पुरुष को भी, अपने घर के बालकों को भी सिखाना होगा कि लज्जा तुम्हारा भी आभूषण है। जैसे मन वैसे पहन लिया, जी, है ना, समझ रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज, जैसे मन वैसे खड़े हो गए, जैसे मन वैसे आपने किसी को छू दिया, नहीं, आपको लज्जित होना चाहिए। करेक्ट। समाज सारी शिक्षा औरतों को ही क्यों देते हैं, लड़कियों को ही क्यों क्यों देते हैं। और आप, एक चीज़ है आजकल, या तो हम लड़कियों को कुंठित बनाते हैं, भयभीत बनाते हैं, या फिर वो शालीन बनाते हैं, या फिर कहते हैं ये तो मेरा बेटा है, बेटा जैसा है। हाँ, लड़की लड़की है, वो बेटा क्या होता है, या तो बेटी है वो तो बेटा है। मेरी लड़की है। ट्रू, पुरुष के अपनी सीमाएं हैं, स्त्री की अपनी सीमाएं हैं। ट्रू। ये मेरी लड़की नहीं है, बेटा है, ये वाक्य संरचना मुझे बहुत कानों को खटकती है। जी, मेरी लड़की है, वो ना तो कुंठित है ना तो भयभीत है, और उसे पुरुष के साथ भी पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं वर्ड कह रही हूँ, पंगा। आपको उसके जैसे नहीं बनना है। पुरुष है, शराब पी रहा है, पुरुष रात को 12 बजे घूम सकता है, पुरुष धूम्रपान करता है, पुरुष छोटे कपड़े पहन के, मुझे नहीं। मैं स्त्री हूँ, जी, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मैं सृजन कर सकती हूँ। माँ बच्चे को संसार में लाती है। सिर्फ एक बच्चे को संसार में नहीं लाती हैं, सृष्टि के चक्र को चलाती हैं। जी, और अगर कोई स्त्री, यहाँ पे ये भी मैं जोड़ दूं कि मेरे कहने का ये अर्थ नहीं कि जो स्त्री केवल बच्चों को जन्म दे पा रही हैं तो वही माँ है। स्त्री जन्मजात कुछ कोमलताओं को लेकर के जन्म लेती है, ये मनोविज्ञान कहता है। मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ इंटरमीडिएट स्तर पर। ये मनोविज्ञान कहता है पुरुष की अपनी कुछ चीज़ें हैं जो जन्मजात लेकर हम कुछ चीज़ों को आते हैं। ट्रू। स्त्रियां जन्मजात कुछ चीज़ों को लेकर आती हैं, उसमें कोमलता एक गुण है, क्यों मैं त्याग करूं उसका। पर मेरी कोमलता मेरी लाचारी नहीं है। वाओ। मैं फैशन के लिए जीन्स पहन सकती हूँ,
कोई बात नहीं है। पर मुझे जीन्स ही पहना है, मुझे साड़ी पहनने से दरकिनार करने में पुरुष जैसा दिखना है। आप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर आप स्त्री हैं जी। आप जीन्स पहनने से, आप धूम्रपान करने से, आप शराब पीने से, आप पुरुष के साथ कंधा मिलाने से आप पुरुष नहीं बन जाएंगी। झांसी की रानी के लिए मर्दानी शब्द तब कहा कि जब वो उस तरीके के पुरुष के, जब हम सकारात्मक गुणों को लेते हैं तो मर्दानी कहलाते हैं। जी जी। और पुरुष जब स्त्री के सकारात्मक गुणों को अपनाता है तो वो गौतम बुद्ध बनता है, वाह, रामकृष्ण बनता है जी, विवेकानंद बनते हैं। जिनके पास कोई ब्रिटिश महिला आती हैं, पापा मुझे लेकर जाते थे जी। रामकृष्ण मिशन के साथ, मतलब हम ऐसे ही शनिवार और रविवार जाकर के, समझो न समझो आप बैठो और स्वामी जी स्पीच देते हैं। अच्छा, अभी भी होता है वहाँ पर, भगवत गीता, दर्शन, अच्छा, अंग्रेजी में, हिंदी में, हम दोनों दिन उसे अटेंड करते थे। अच्छा, ये मेरा रूटीन था, वाह, ये मेरा रूटीन था शादी के पहले तक। अच्छा, मैं नौकरी करूँ, कुछ भी करूँ, रविवार कोई मैं एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉलेज में सेंटर गिरता है जी, मनाही थी। इतने पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आप कितना पैसा कमाओगे, आपकी आवश्यकताएं उतनी बढ़ती बढ़ती जाएगी। True. ठीक है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, आप करो, पर ये चीज़ें हैं, यहाँ हमें पहुँचना है जी। तो उस दिन आपका बिल्कुल वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ये एग्ज़ाम है, इतने पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो जाकर के वहाँ पर बैठते थे, हम सुनते थे। अच्छा, कितना समझा, कितना क्या किया पता नहीं, पर जब हम सुनते हैं तो अवश्य ही समझते हैं चीज़ों को। तो विवेकानंद की स्पीच पे कहीं मैंने सुना कि उनके सामने कोई एक महिला आई, ब्रिटिश महिला, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ। जी। विवेकानंद ने कहा कि मैं भी आपको पाना चाहता हूँ, अच्छा, माँ के रूप में ना। तो वो जो कोमलता, जब स्त्री के सारे सकारात्मक चीज़ों को जब पुरुष अपनाता है तो वो पूज्य है, और पुरुष के सारे सकारात्मक गुणों को स्त्री अपनाती है तो पूजनीय बनती है जी। लेकिन नकारात्मक चीज़ों को जब हम अपनाते हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि मेरा पति रोज़ खाना ही पकाएगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। क्यों वो रोज़ खाना पकाएगा, मैं हूँ ना, पर वो कभी नहीं पकाएगा, ये मानसिकता भी गलत है। गलत है, ट्रू। ये मानसिकता भी गलत है। स्त्री बहुत अच्छा खाना पका सकती है, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं पका सकते हैं जी। पर ये जो साड़ी के आंचल में बच्चे नाक पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं, जी। ये उनके हिस्से की कोमलता माँ से उन्हें प्राप्त होती है। वेरी ट्रू। और पिताजी एक दिन आंखों से देख ले जी, और चुप हो जाओ कह दे एक बार, तो पिताजी आएंगे, उसके पहले शालीन बन जाना है। ये पिता का पौरुष है जी। इसमें सामंजस्य रहना चाहिए। तो खाली स्त्री विमर्श हमने इसे बहुत पता नहीं क्या बना दिया है। आज पुरुष विमर्श की भी उतनी ही आवश्यकता है जी। हमें अपने बालकों को भी सिखाना है कि तुम बालक हो, तुम्हारी क्या क्या सीमाएं हैं, तुम्हें कहाँ कहाँ लज्जित होना है। Very true. और स्त्रियों को ये जानने की, आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं, और आपको किसी के साथ कुछ, पुरुष के साथ कोई आपका नहीं कर रहे हो, करना ही नहीं है। क्यों कम्पीट करना है? एक्चुअली आपकी इस आपके कविता जैसे सृजन तो पुरुष कर नहीं सकता है ना। आप तो वहां पर कहीं हो आप क्योंकि आप सृष्टि को नया सृजन दे रहे हो। ये जो आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पे आपने टॉपिक छेड़ा है अबाउट, जैसे हम रिबेलियन करना चाहते हैं कि नहीं हमें भी उस लेवल पर आना है, हम शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारी पोजीशन है सोसाइटी में और ये ऐसी ही रहेगी। हमें दोनों का बैलेंस मिलाकर चलना चाहिए। और जैसे अगर मैं जीन्स पहनती हूँ, मैं इसीलिए पहनूं क्योंकि मैं पहनना चाहती हूँ मैं। हाँ, ये नहीं कि जस्ट बिकॉज आदमी पहनेगा तो मैं भी खाली आदमी ही पहनेंगे तो फैशन इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आज पुरुष कुर्ते के साथ व शेरवानी के साथ दुपट्टा लेते हैं, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यकता है। कितने लोगों को देखिए, कितने कारीगरों को देखिए, उस दुपट्टे के कारण से उनका दुपट्टा अलग सा होता है ना। करेक्ट। कितने कारीगरों को काम मिलता है, रोजी रोटी मिलती है। तो आप अचानक हम कहें कि शेरवानी के साथ नहीं लेंगे, हाँ। तो वो बड़ी छोटी चीज़ है, हम ऐसे नहीं सोचते। कितने कारीगरों की रोजी रोटी को हम छीन रहे हैं। जी जी। आप पहनो, बिल्कुल परिवर्तन आवश्यक है जी। वस्त्र में परिवर्तन, मानसिकता में परिवर्तन, भोजन में परिवर्तन। आप हर दिन दाल रोटी खाएंगे, दाल खाना खाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, स्वाद चला जाएगा। करेक्ट। परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन कितना, कहाँ और क्यों,
कैसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन। हाँ। और वही जो मैंने कहा कि आज वो जो आज पति पत्नी में भी कंपटीशन है। आप समाज में, मेरे साहित्य का विषय, मतलब आपने कहा क्या विषय, में किसी भी विषय पर अगर आप मुझे बोलने के लिए कहे, ये मेरा अति आत्मविश्वास नहीं जी, वो मैं जो समाज में देख रही हूँ वही मैं बोल रही हूँ। आज देखिए पति पत्नी में बहुत कंपटीशन है, भाई बहन में, हर किसी को उसके जैसा बन जाना है जी। और इसके लिए बहुत बचपन से हम ही बच्चों को तैयार करते हैं। वेरी ट्रू। मेरे भाई और मुझ में कोई कंपटीशन नहीं है, टचवुड अभी तक मेरे पति और मुझ में कोई कंपटीशन नहीं है। वो बैंक में है, मैं साहित्य में हूँ। पहले 4 साल हमने सोचा कि थोड़ा समझेंगे, फिर हमने सोचा ये बिल्कुल अलग रास्ते हैं। उनका पूरा कॉर्पोरेट है और मेरा पूरा एक अलग एकेडमिक है बच्चों के साथ। तो हम एक दूसरे की मानसिकता को, एक दूसरे के कामकाज को नहीं समझ सकते हैं, वहाँ दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है ना। आपको मेरी तरह रेस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका काम भी जरूरी है, मेरा भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आप जो बता रही हैं कि चलो वो तो फिर भी काम कर रहे हैं, आप भी नौकरी कर रही हैं, बट जैसे होम मेकर्स आपने शुरू में बताया था अपनी माता जी को, आज हम शायद होम मेकर्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है अच्छा ठीक है घर पे ही तो है, क्या ही कर रहे हैं। बट नहीं, ये भी मतलब आपकी जो शर्ट रेडी मिलती है, आपको जो खाना रेडी मिलता है, आपके जो बच्चे एकदम तैयार। अच्छा, मैं आपको टोकूंगी, मैं होम कामकाजी हूँ पर मैं शर्ट रेडी करके भी देती हूँ, मैं आयरन भी करके देती हूँ। करेक्ट। तो ये जो वर्किंग लेडीज है उनका तो डबल। आप जो भी काम करें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप उसे आत्मसंतुष्टि के साथ करें। और इसलिए करें कि एंड ऑफ द डे हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? परिवार के लिए। हाँ। तो अगर मेरे काम से मेरा परिवार खुश नहीं है, अगर पूरे दिन के बाद मैं जो भी भोजन लेकर बैठी हूँ उसे मैं शांति से नहीं खा पा रही हूँ और या फिर उसे खाने का समय मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहती काम छोड़ दीजिए। पर आपको थोड़ा पीछे जाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। ट्रू ट्रू। क्योंकि मेंटल वेलबींग, अगर आप मतलब अगर आप जैसे आपके हस्बैंड घर में अगर बड़े लोग मानसिक तौर पे खुश नहीं है तो वो परिवार भी फिर आगे नहीं बढ़ सकता, खुश नहीं हो सकता। तो ऐसी और एक कविता शायद आप हमें सुनाना चाहती हैं, तो वो भी मैं एक ये दूसरा मुद्दा है। अच्छा, अब ये चेतना कहाँ कैसे पहुँचे जी। तो एक इसका मैंने कोई शीर्षक नहीं रखा, अनुभूति। जब मैंने वही कहा ना कि जब मैं अनुभूति प्रकाशित हो रही थी तब मुझे ये भी नहीं समझ आया कि मैं शीर्षक दे दूं। मैंने कविताओं के नंबर दे दिए। मिश्रा जी ने मुझे पूछा कि आप शीर्षक नहीं देंगी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो डायरी में ऐसे लिखा है, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। आज अगर आप मुझे शीर्षक पूछे तो मैं सोचती हूँ इसका होना चाहिए मीडिया और समाज। ओह वाओ। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे फिर से कभी मौका मिले तो शायद मैं इस कविता का नाम रखूं मीडिया और समाज। श्योर, बिल्कुल सुनाइए। क्या चकाचौंध हैं, चारों तरफ कैमरा, लाइट और रंगीनियां हैं, ये मीडिया का अपना स्टाइल है। वाह। किसान भूख से बिलबिलाता है, कर्ज लेने को हाथ फैलाता है, अपने बच्चों को बेचने को मजबूर होता है। मीडिया बार बार फांसी के फंदे से लटकते किसान के गर्दन को दिखाता है। यहाँ तक मत आने दीजिए। हाँ। साहित्य, समाज, मीडिया, मैं खाली मीडिया यानी मीडिया को नहीं कह रही हूँ जी। साहित्य में भी ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं पहले पढ़ लूँ, नहीं तो शायद समय निकल जाए जी। क्योंकि टीआरपी उसी से बढ़ता है, ये मीडिया का अपना स्टाइल है जी। मीडिया को स्त्री स्वतंत्रता से बहुत लगाव है, तभी तो कोलगेट पेस्ट से लेकर कोहिनूर के पैकेट तक हर जगह केवल स्त्री ही नग्न है। क्यों रहे छुई मुई सी स्त्री, मीडिया का यह प्रश्न है। वाह। तभी तो बलात्कार पीड़िता के पीड़ा को मसाला लगाकर परोसती है, टीआरपी इसी से बढ़ता है। बलात्कार पीड़िता का हृदय भी छलनी होते होते कठोर बन जाता है, यह मीडिया का अपना स्टाइल है। वाह। मीडिया देश का आईना है, तभी तो सलमान से लेकर शाहरुख सबके घर के पार्टी की खबर यह देश की जनता तक पहुंचाती है। थके हारे जनता का मनोरंजन करना मीडिया अपना दायित्व मानती है, तभी तो 24/7 न खत्म होने वाले सीरियल परोसती रहती है। टीआरपी इसी से बढ़ता है, यह मीडिया का अपना स्टाइल है। अंतिम पंक्तियां अगर समय हो तो। जी जी बिल्कुल। मीडिया देश के कल, आज और कल के बीच का सेतु है। वाह। पर इसके स्टाइल को समझने का कोई सेतु आज तक किसी के हाथ नहीं लगा है। यह मीडिया के टीआरपी का राज है, यह मीडिया का अपना स्टाइल है।
फैंटास्टिक। मीडिया यानी मैं सिर्फ यहाँ पर मीडिया यानी मैं सिनेमा को नहीं कह रही हूँ या टीवी को नहीं कह रही हूँ। अगर मैं लेखिका हूँ, मैं मीडिया हूँ, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं इंसान में एक चेतना लाऊं। मेरे कहने से समाज बदल जाएगा ऐसा नहीं है, पर मैं जो देख रही हूँ, मैं जो सुन रही हूँ, जब भी आपका कार्यक्रम प्रसारित हो, अगर मेरी बात किसी एक व्यक्ति के हृदय को भी पहुँचे, वो सोचने को मजबूर हो, मुझे पता न चले, मैं वहाँ पर सफल हूँ। एक व्यक्ति समाज बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हमारे पास आज अच्छे साहित्य की, वही साहित्य यानी केवल स्त्री विमर्श नहीं है, साहित्य यानी केवल वृद्ध विमर्श में भी आजकल खाली वो वृद्धों को रोते हुए दिखाते हैं, अकेलापन दिखाते हैं। आप क्यों नहीं दिखाते हैं कि हमारे समाज में वृद्ध आज अचानक तो अकेले नहीं हुए हैं जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, जहाँ पर उस जमाने में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खुद ही आश्रम धर्म की तरफ या फिर एक तपस्या की तरफ या फिर हिमालय की तरफ, वैज्ञानिक तौर पर समझे तो क्यों वो हिमालय की तरफ जाते होंगे। आज मैं सोचती हूँ ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता है, चलते चलते हमारे प्राण यूं ही निकल जाते, पैदल यात्रा और उपवास करके। तो हमने आत्महत्या भी नहीं की और हमने धार्मिक चीजों को भी कर लिया। अगर हम हिमालय तक पहुंच गए तो कैलाश को छू लिया, कितनी सारी चीजें देखिए। तो वृद्ध विमर्श यानी हम बिल्कुल बच्चों को दोष देते, अरे हम ही ने तो बच्चों को कहा कि तुम्हें विदेश जाना है। हाँ। क्यों हमारी मीडिया ये नहीं दिखाती है कि वृद्ध अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आज वृद्ध हैं वो माता पिता रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी से उनके बच्चे वहां पर बैठे हैं। तो क्यों हम हर चीज को इतना अशक्त, इतना लाचार, क्यों हम पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक एक प्रतिक्रिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, पर पता नहीं टीवी खोलने से या साहित्य को पढ़ने से बहुत बार जो तुलसी ने लिखा, जो प्रेमचंद ने लिखा, जो कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा, मैं कहना चाहूँ यहाँ पर अब तो एनईपी आ चुकी है जी। बहुत बार एज ए शिक्षक मेरे मन में आता है कक्षा 6 से कामायनी का हर एक खंड होना चाहिए। अच्छा, पूरी कामायनी नहीं जी, चिंता से शुरू कीजिए और अंतिम आनंद तक हर एक क्लास में होनी चाहिए। अच्छा, आप कामायनी को पढ़िए, हम सब ने पढ़ा है जी। कामायनी को पढ़िए तो कामायनी में मनु, श्रद्धा और ईरा हमें समझाते हैं जीवन में आकर्षण है जी, वासना है जी, है ना। श्रद्धा जब गर्भवती है, मनु का हृदय विचलित होता है क्योंकि उसे वो प्रेम नहीं मिल रहा है जी। तो ये कोई आज की समस्या नहीं है, मनुष्य जब से संसार में है, अगर मनु हमारा वो पुराना एडम है या फिर जो भी है पहला पुरुष है, तो जहाँ से मनुष्य की सृष्टि है वहाँ से ये सारी चीजें हैं। तो इस जेनरेशन को अगर मुझे समझाना है, भारतीय ज्ञान परंपरा की आजकल बहुत बात होती है एनईपी के अंतर्गत जी, तो ये चीज एक बालक बालिका को समझना है कि परिवार के बिना और भावनाओं के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। और भावनाएं आपकी अच्छी हैं, भावनाएं आपकी बुरी है। 9 भावनाएं तो हमारी ऐसी ही है और उसके फिर अलग अलग उपादान है। किस तरह से हम उन भावनाओं पे नियंत्रण करें या किस तरह से हम उसे चैनलाइज करते हैं, वो शायद हमें सिखाना है। और जैसा कि आप बोल रही थी कि कहीं ना कहीं शायद लड़कियों को ये ज्ञान, ये शिक्षा दी जा रही है, और अभी नहीं, हिस्टोरिकली पुरुष शिक्षा इस मामले में बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कविताओं ने बहुत खूबसूरती से दर्शाया है। पुरुष शिक्षा यानी अधेड़ पुरुष नहीं, जब आपके घर में बालक का जन्म हो और बालिका का भी जन्म हो, वहां से आपकी, मेरा बच्चा ऐसा ही करता है, ऐसा नहीं करता है। आपने केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, आपने सृष्टि में भावी जनरेशन को लाया है। करेक्ट। आज अगर मैं अनुशासित नहीं हूँ तो मैं समाज को एक अच्छी नागरिक नहीं दे पा रही हूँ। आप एक शिक्षिका की भूमि इतनी खूबसूरती से निभा रही हैं। आपकी ये जो थॉट्स है, आप एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप हज़ारों बच्चों के साथ जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं। मैं मानती हूँ कि ये जो सारी शिक्षा है वो घर से होनी चाहिए, बट एक शिक्षिका की भी जो भूमि है, काफ़ी समय बच्चा आपके साथ क्लास में बिताता है, तो एक शिक्षिका की भूमि और एक शिक्षिका में इतना अवेयरनेस होना, ये भी अपने आप में एक बहुत एम्पावरिंग बात है। और मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि आज की जनरेशन की जो टीचर्स हैं उनमें इस बात को लेके बहुत कॉन्शियसनेस है, उनमें एक भावना है, और इस भावना को वो
काफ़ी ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस माध्यम से भी मैं चाहती हूँ कि आज जो हमारी ऑडियंस ये प्रोग्राम देख रही है वो समझे और इस चीज़ को नेगेटिवली ना ले। मतलब मुझे पता है कि इस पे डिस्कशन होता है, ऑनलाइन भी इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट जो आज डॉक्टर सुपर्णा जी, वही जो मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, वो जो ऑनलाइन, हाँ, हर चीज ऑनलाइन में नहीं होता नहीं है। होता है। गूगल हर चीज नहीं बता सकता है। आपने कहा ना वो किताब की खुशबू, हाँ, उसे सूंघना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो डॉक्टर सुपर्णा जी से आज हम बात करके यही लाइफ लेसन्स जो बचपन से वो सीखती आ रही हैं, देखती आ रही हैं, जिस तरह से आज उन्होंने एक क्लासरूम में ट्रांसलेट किया है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म को सही मायने में एक्सेप्ट करने की बात हो, किताबों से जुड़ना हो, सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई फोरम होता है। आप जहाँ से जिससे सीखने की कोशिश कर सकते हैं ज़रूर सीखिए। जो भी आज हमने यहाँ डिस्कस किया है उस पर सोचिए, उसे अंडरस्टैंड करके अपने जीवन में उतार कर एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की जो ज़रूरत है उस पे सोचिए। और उन्होंने एक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बट विद अ ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट यही था कि आज हम नारी शिक्षण के बारे में बात करते हैं और ये एक हमेशा से एवरग्रीन टॉपिक रहा है, बट शायद आज की ज़रूरत ये है कि हम पुरुष शिक्षण के बारे में भी बात करें, उस पर भी लिखें। और डॉक्टर सुपर्णा जी ने भी जो कविताएं लिखी हैं वो सुनकर वो इस टॉपिक के बारे में कितना पैशनेटली बिलीव करती हैं ये आज हमें पता चला। उनसे दूरदर्शन के इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे बात करने में आज मुझे तो बहुत मज़ा आया। काफ़ी आई ओपनर है, काफ़ी आपके विचार काफ़ी क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये आपकी बचपन की जो शिक्षा है, ट्रेनिंग है, ये आती है अपने साथ, खुद का युद्ध। हाँ, अपने साथ खुद कि के जब साथ मैं का आपके कार्यक्रम में आई हूँ और मुझे पता है कि ये टेलीकास्ट होगा जी, तो मैं किसी का समय बर्बाद ना करूं। मेरा यहाँ पर भी माइंडसेट है। अगर कोई nice. 1 घंटे मुझे सुने तो उसे ऐसा ना लगे कि क्या बोलकर चली गई, कुछ क्या तो हुआ। बेनिफिट हो। हाँ, चमेली कोई हर कोई देखें, जिसका अपना नाम है। मैंने जी। देखा है आपके कार्यक्रम को, जी। इसका अपना नाम है, मुझे उसके साथ न्याय करना है। Very ये nice. मेरा अपने को वादा है कि मैं अगर जाऊंगी तो मैं कुछ अच्छा ही करके आऊं, जी, कुछ सकारात्मक करके आऊं। अगेन ये आपकी लाइफ लेसन जो आपको शायद बचपन में मिली थी कि ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और अपने आप से जुड़ने की ये जो क्वालिटी है ये सुपर्णा जी में बहुत उभर कर आ रही है। और मैं चाहती हूँ कि आज हमारी ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है और ये देख रही है, इसके बारे में सोचिए, अंडरस्टैंड करिए और हमेशा चमेली के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी ये कोशिश हमेशा और लगातार रहेगी कि ऐसे स्टॉलवर्ट्स, ऐसे लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे मिलाएं, आपसे बात करवाएं और आपके जीवन में एक एक्साइटमेंट, एक कुछ नया लेकर आएं। इसी बात पर हम दूरदर्शन यादगिरी की ओर से डॉक्टर सुपर्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं बहुत आभारी और मैं गुरुवर, उनका मैं सर कहती हूँ। गुरु कहने से वो ऋषि मुनियों वाली चीज़ आती है। सर, आपने इतने अच्छे कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा। पूनम जी, मैंने आपको सुना है बहुत सारे लोगों का साक्षात्कार लेते हुए। जी, मेरा आज एक सपना पूरा हुआ। अरे थैंक यू। तो दूरदर्शन में आने का, हमारे साथ चमेली में जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खूबसूरत कविताएं सुनकर बहुत मज़ा आया। आपके विचारों के साथ हमें जुड़ने का ये जो अवसर मिला उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। दूरदर्शन यादगिरी के चमेली प्रोग्राम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेछा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।